नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका केबीसी नैनो किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका आज का जीएस का पेपर 2, तो जीएस का पेपर 2 होगा। ठीक है, हमने जीएस पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस का पेपर 2, जो कि आपका सेक्शन 4 होगा। ठीक है, और भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन होगा, इंडियन पॉलिटी से हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 है ये। ठीक है, और भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, सब्जेक्ट ये आपका 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन है। और उसका पहला क्वेश्चन आपका है जो हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। ये आपका 64वां बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन पहला है। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं। तो आपका ये 64वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका है प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए धर्मनिरपेक्षता, अखंडता तथा समाजवादी शब्दों का उल्लेख करें। उप संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख करें जिनके द्वारा भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आंसर है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया वह उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया वह उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। और प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण, तो संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु किया गया और यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। ठीक है, संविधान को प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रबंध किए गए हैं। तो सबसे पहला समाजवादी, सोशलिस्ट। तो भारत ने समाजवाद के लोकतांत्रिक प्रारूप को अपनाया है और जैसे समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति शांतिपूर्ण एवं सहभागितापूर्ण तरीके से प्राप्त करना। इंदिरा गांधी ने कहा था कि समाजवाद का हमारा अपना प्रकार है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत को समाजवादी राज बनाने के संदर्भ में संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद राज्य ने जनहित हेतु आर्थिक व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत समाजवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु निर्देश देने के लिए अनेक उपबंध किए गए। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अंततः स्थापित करके यह सूचित किया गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था का समाजवाद है। ध्यातव्य है कि यहाँ समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध करना और इसी संशोधन द्वारा कुछ नए निर्देशक जोड़कर समाजवादी ढांचे को और आगे बढ़ाया गया है। तो ध्यातव्य है कि यहाँ समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना और इसी संशोधन द्वारा कुछ नए निर्देश जोड़कर समाजवादी ढांचे को और आगे बढ़ाया गया है। आर्टिकल 39 का आर्टिकल 39 का अंदर स्थापित करके राज्य का कर्तव्य डाला गया है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सूचित हो, जैसे कि प्रस्तावना में घोषित है। अनुच्छेद
आर्टिकल 43 का अंतर स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के अर्थ में यह समाजवाद की ओर से एक सशक्त कदम है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 का अंतर स्थापित करके राज्य पर कर्तव्य डाला गया कि वह निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सूचित हो, जैसे कि प्रस्तावना में घोषित है। आर्टिकल 43 का अंतर स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के अर्थ में यह समाजवाद की ओर से एक सशक्त कदम है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना क्या है? तो अनेक धर्मों को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है और इसका अर्थ है कि इस राज्य सभी मतों धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्षता एक संवैधानिक दर्शन का अंगीभूत सिद्धांत है। 42वां संविधान संशोधन के पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कर इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किया गया, जो मूल संविधान से पहले से ही अंतर्निहित था। 42वें संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द अंतर स्थापित करके सूचित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधिकारिक अथवा मूलभूत ढांचे से एक है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कर इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किया, जो मूल संविधान से पहले से अंतर्निहित है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द अंतर स्थापित करके सुनिश्चित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के आधिकारिक अथवा मूलभूत ढांचे में से एक है। प्रस्तावना में जिस विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन किया गया है उसे आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में समाहित कर क्रियान्वित किया गया है और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 27 और 28 उल्लेखनीय है। आर्टिकल 27 कहता है, यह घोषणा करता है कि राज्य किसी नागरिक या संस्था को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था को पोषण हेतु करों की अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आर्टिकल 28 कहता है, राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अथवा उसके संरक्षक की सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। संक्षेप में, राज्य के स्वामित्व की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिसिद्ध है। अन्य सांप्रदायिक संस्थाओं में यह पूर्णतः प्रतिसिद्ध नहीं है, किंतु इसे अन्य धर्मावलंबियों पर इसकी सहमति के बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का जो प्रावधान किया गया वह लोकतंत्र, राजनीतिक और सामाजिक आदि दृष्टिकोण से विशिष्ट है। दूसरे शब्दों में, न केवल लोक शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतांत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना होगी। ठीक है, गणराज्य, तो प्रस्तावना स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं और 1949 में संविधान की रचना के बाद से भारत ने स्वयं को गणराज्य घोषित किया। इससे तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र, तो आपका प्रातिनिधिक लोकतंत्र है शासन की पद्धति के रूप में, तो शासन की पद्धति के रूप में जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई है वह प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। ठीक है, तो वह प्रातिनिधिक लोकतंत्र है और इसे संसदात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक भावना को सूचित करने का उदाहरण बिहार विधानसभा के संदर्भ में दिया जा सकता है, जब केंद्र सरकार द्वारा 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा भंग कर दी गई और जिसे एनडीए के विधायकों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वाईके सब्रवाल के अध्यक्षता आदि वाली संविधान पीठ ने विधानसभा भंग किए जाने के संबंधी केंद्र सरकार की 23 मई 2005 की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, निष्कर्षता क्या है, तो कहा जा सकता है कि भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए और जिन्हें केंद्र एवं राज्यों की सरकारों द्वारा क्रियान्वित करने हेतु अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है,
तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।